स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो पहला एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 8A। और एक्सरसाइज 8A में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज साउंड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज साउंड। तो आंसर इसका गिवन है कि साउंड इज कॉज्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखो कैसे कॉज होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी से कॉज होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी से ही। और व्हाट इज साउंड, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 173 पे आपकी टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे आंसर है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। और प्रोड्यूस कैसे होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। ठीक, तो ये हो गया, आपको मिल गया सबसे पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टर्न करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर ऑलरेडी गिवन है कि वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स आर्म। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताना है आपको कि जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि साउंड प्रोड्यूस होती है ट्यूनिंग फॉर्क से, वो प्रोड्यूस हो रही है उसके आर्म्स के वाइब्रेशन की वजह से। ये एक्सपेरिमेंट पेज नंबर 173 पे गिवन है। तो ये रहा पेज नंबर 173 पे बॉटम में वो एक्सपेरिमेंट कि टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क विच इज़ अ रेक्टेंगुलर रॉड ऑफ स्टील और अल्युमिनियम बेंट इन यू शेप। इस तरह से यू शेप का आप क्या ले लोगे, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लोगे। स्ट्राइक इट्स वन आर्म ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर अ टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड एज शोन इन फिगर। इसको पहले रबर पैड के ऊपर आप मारोगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उसके बाद एक बॉल के पास लेके आओ, टेनिस बॉल जैसे ये यहाँ पे लटका हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या, जिस तरह से ये फिगर में दिखाया उस तरह से। इट इज नोटिस्ड दैट द एज द आर्म ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज ब्रॉट नियर टू द बॉल इट जम्प टू एंड फ्रो। इसके करीब लाने पे ही ये जो है बॉल पे लगेगा, क्योंकि ये टू एंड फ्रो जा रहा है, इसी की वजह से ये इसको किक करेगा और ये मूव करेगा अवे बॉल। ठीक है, और इसके बाद कहेगा एंड द साउंड ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हर्ड। और जो साउंड है ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेट कर रहा है उसको आप सुन सकते हो। व्हेन इट्स आर्म स्टॉप वाइब्रेटिंग, उसके आर्म्स जब स्टॉप कर देंगे वाइब्रेटिंग तो बॉल जो है स्टेशनरी हो जाएगा और कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। और इससे ये पता चलता है कि वो जो आर्म है ट्यूनिंग फॉर्क का यू शेप का, उसी के वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम। एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको डिस्क्राइब करने के साथ साथ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की डिमॉन्स्ट्रेट कर सको आप कि जो मटेरियल मीडियम है वो नेसेसरी है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। पेज नंबर 174 में टेक्स्ट बुक में देखिए। तो इसमें आपको करना क्या है, बेल जार एक्सपेरिमेंट आपको इसमें बताना है। इसमें प्रूफ ये करना है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती है, उसके लिए एक मीडियम चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार। एक इलेक्ट्रिक बेल लेना है और एयर टाइट ग्लास बेल जार लेना है, और जो इलेक्ट्रिक बेल होगा वो उसके अंदर सस्पेंड कर देना है इनसाइड द बेल जार। डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको सस्पेंड करना है, इस तरीके से आपको सस्पेंड करना है। ठीक है, ये बेल जार है और ये वायर गए हुए हैं और ये रबर कॉक रहेगा ताकि बिल्कुल भी जो है टाइट रहे ये।
और ये पाइप लगी हुई है एयर पूरा आउट करने के लिए, यानी कि टू वैक्यूम पंप। और ये इलेक्ट्रिक बेल है आपका, और ये बेल जा रही है, तो इस तरह से सारा रहेगा। अब इसके बाद आपने देख लिया कि एज शोन इन फिगर 8.4 एज द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल इज कंप्लीटेड। जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे, आप उसको ऑन करोगे बेल को, हैमर जो इलेक्ट्रिक बेल का होगा वो स्ट्राइक करेगा गोंग पे रिपीटेडली, और साउंड बेल की आपको सुनाई देगी, एंड द साउंड ऑफ बेल इज हर्ड, सुनाई देगी। नेक्स्ट, अब जो है की को प्रेस रखना है, एयर को ग्रेजुअली विदड्रॉ करना है। वो जो नीचे पाइप दी हुई थी उसमें से सारा एयर आप विदड्रॉ कर लो फ्रॉम द जार बाय स्टार्टिंग द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप आपने स्टार्ट कर दिया, सारे एयर विदड्रॉ कर लिया। अब नोटिस किया जाएगा कि लाउडनेस जो साउंड का है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीजिंग एज द एयर इज टेकन आउट फ्रॉम द बेल जार। जैसे जैसे आप हवा निकाल रहे हो तो वैसे वैसे साउंड धीमा होता जा रहा है। एंड फाइनली नो साउंड इज हर्ड व्हेन द एंटायर एयर फ्रॉम द जार हैज़ बीन ड्रॉन आउट। जब पूरा आपने हवा उसमें से वैक्यूम पंप के थ्रू निकाल लिया तो अब कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, और लेकिन दिख रहा होगा कि द हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज स्टिल सीन स्ट्राइकिंग ऑन द गॉन्ग रिपीटेडली, विच मीन्स दैट द गॉन्ग इज स्टिल वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस साउंड। यानी अभी भी जो हैमर है गॉन्ग के ऊपर लड़ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है बार बार, तो अभी भी वो वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं दे रही है, बट द साउंड इज नॉट हर्ड। अब नीचे की 3 लाइन लिख लेना कि दिस क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट दैट साउंड रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन एंड इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो इससे क्लियरली पता चल गया कि जब तक उसके अंदर एयर पार्टिकल थे हमको साउंड सुनाई दे रहा था, जैसे ही सारा एयर पार्टिकल हमने निकाल लिया तो वैसे ही कोई मीडियम नहीं बचा फॉर इट्स ट्रांसमिशन, और इसलिए जो है कि वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाया और हमें साउंड नहीं सुनाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, कैन यू हियर ईच अदर ऑन मून सरफेस। अगर चांद के ऊपर कोई सरफेस नहीं है तो क्या हम एक दूसरे को सुन सकते हैं? नो। जस्ट अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि जहाँ पे हवा नहीं है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं उस मीडियम के, जो भी मीडियम होगा साउंड के प्रोपगेट करने के लिए। पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो देखो क्या रिक्वायरमेंट है एक मीडियम के लिए। तो रिक्वायरमेंट यहाँ दी हुई है कि द मीडियम जो है मस्ट पॉसेस द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टी। उस मीडियम के पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला कि मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। मीडियम इलास्टिक होना चाहिए ताकि पार्टिकल मे कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन, ताकि वो टू एंड फ्रो मोशन होगा तो वो पहले आगे जाएंगे फिर वापस अपने मेन पोजीशन पे आ जाएं आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑन अदर साइड। पार्टिकल आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन, यानी कि वो अपने मेन पोजीशन पे कैपेबल भी होने चाहिए वाइब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है कि द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। मीडियम के पास एनर्शिया होनी चाहिए सो दैट इट्स पार्टिकल में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे, तो सो दैट इट्स पार्टिकल में स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। एक और रिक्विजिट है थर्ड वाला, और वो ये है कि द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू इट। जो मीडियम होना चाहिए वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए ताकि लॉस ऑफ एनर्जी ना हो प्रोपगेशन ऑफ साउंड में जब उसके थ्रू साउंड पास कर रहा हो। ठीक है, तो ये 3 रिक्विजिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। पेज नंबर 175। तो पेज नंबर 175 पे यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो यहाँ है कि व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट, जब कभी भी कोई सोर्स साउंड का वाइब्रेट करता है
वो क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ पीरियडिक डिस्टर्बेंस, एक पीरियडिक डिस्टर्बेंस आता है मीडियम के अंदर जो मीडियम नियर होता है, आई स्टेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम चेंजेस, यानी जो स्टेट ऑफ पार्टिकल होता है मीडियम का, यानी हवा के भी जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हो या फिर लिक्विड में हो, तो वो आसपास का जो पार्टिकल होता है उसका जो स्टेट होता है वो चेंज होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और ये जो डिस्टर्बेंस होता है वो ट्रेवल करता है मीडियम में इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो देखो इसके लिए अब यहाँ पे वो फॉर्म ऑफ वेव्स के बाद स्टॉप कर देना। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप, एक पतला सा मेटल स्ट्रिप ले लो, उसको वर्टिकल रखो और फिक्स कर दो उसके लोअर एंड को, पुश करो उसके अपर एंड को टू वन साइड और फिर रिलीज कर दो। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है तो ये अगर स्ट्रिप रहता तो ये इसको बस ऐसे पुश कर देते तो फिर वो वाइब्रेट करने लगता, फिर रिलीज कर दोगे आप, तो जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा तो वो अल्टरनेटली जो है राइट और लेफ्ट जाएगा और आपको साउंड सुनाई देगी। कभी आपने किया होगा रबर वगैरह से भी, रबर बैंड भी हाथ में फंसा के। तो देखो ये जो फिगर है ना, ये शो करता है अनडिस्टर्ब्ड और नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मेटल स्ट्रिप एंड द एयर लेयर ऑन द राइट साइड नियर द स्ट्रिप। तो ये आसपास का देखो, अभी मेटल स्ट्रिप एक जगह पे है, पुश नहीं किया, और ये एयर के लेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद आपने पुल किया, ठीक, तो जब आपने पुल करके छोड़ा इसको तो होगा क्या, एज द स्ट्रिप मूव टू द राइट फ्रॉम ए टू बी इन फिगर 8.5 बी, ये पुश करता है पार्टिकल को एयर के इन लेयर इन फ्रंट ऑफ इट, सबसे करीब में जो लेयर्स हैं उनको पुश करेगा, तो जो पार्टिकल होंगे एयर के इन लेयर्स में वो एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, और एयर ऑफ दिस लेयर वो कैसे हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो लेयर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं कि कंप्रेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको आप डायग्राम में देखो, जैसे ही इसको आपने पुश किया तो ये सामने वाला पुश किया किसको, ये एयर के जो लेयर्स हैं इनको पुश किया, और ये लेयर्स क्या हो गए, एक दूसरे के करीब आ गए, तो इसका मतलब कंप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्टिकल होंगे इन लेयर्स के वो मूव करेंगे टुवर्ड राइट, आगे की तरफ जाएंगे, पुश करेंगे और कंप्रेस करेंगे अगले लेयर को, विच देन कंप्रेस द नेक्स्ट लेयर, और अगले लेयर को वो कंप्रेस करेगा, और फिर इसी तरह से डिस्टर्बेंस आते जाता जाएगा। और जो पार्टिकल मीडियम के डिस्प्लेस हो रहे हैं वो मूव नहीं होंगे अलोंग द कंप्रेशन। ठीक है, वो साथ साथ मूव नहीं होंगे, बस अगले वाले को, अपने सामने वाले को, लेयर को पुश करते चले जाएंगे। एज द मेटल स्ट्रिप रिटर्निंग फ्रॉम बी टू ए आफ्टर पुशिंग द पार्टिकल इन फ्रंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ एयर नियर द स्ट्रिप स्टार्ट रिटर्निंग बैक टू देयर मेन पोजिशन ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो देखो ये मीडियम कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा, यानी कि ये जो लेयर्स आपने देखी जो करीब हो गई वो आगे वाले को पुश करेंगे फिर वापस अपनी पोजीशन पे, उसी तरीके से फिर वो आगे वाली लेयर्स को क्या करेंगी, पुश करेंगी, तो ये आगे कंप्रेशन हो जाएगा और पीछे फिर से रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, आगे को पुश करेंगे ये लेयर्स। ठीक है, ये जो कंप्रेशन हुआ, अब ये कंप्रेशन आगे वाले पे जो है कि ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा, तो आगे क्या होगा, ये जो लेयर्स आपको दिख रही हैं ये कंप्रेशन फॉर्म कर जाएंगी, और ये जो पीछे थी वो नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाएंगी इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से। तो इसी तरीके से पूरा ए टू ई दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, तो जब स्ट्रिप जो है मूव करेगा लेफ्ट फ्रॉम ए टू सी, ये पुश बैक करेगा लेयर को जो कि हवा की लेयर उसके पास में है, और एक स्पेस होगा लो प्रेशर का राइट साइड में, तो एयर लेयर जो राइट साइड पे होगी स्ट्रिप के वो एक्सपेंड करेगी इस रीजन में और रेयर फील्ड लाएगी, जिसको कि रेयर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वही नॉर्मल पोजीशन जैसा ये थे वैसे ही हो गया, और बल्कि और ज़्यादा गैप हो गया यहाँ पे, देखो तो ये रेयर फ्रैक्शन में आ गया आपका। अब यहाँ पे व्हेन द स्ट्रिप रिटर्न्स फ्रॉम सी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन ए, जब स्ट्रिप जो है कि नॉर्मल पोजीशन ए पे आएगी, ये पुश करेगी एयर फ्रैक्शन को फॉरवर्ड, और जो लेयर होगा नियर द स्ट्रिप अगेन पास करेगा मेन पोजीशन से ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, कि जब स्ट्रिप रिटर्न करती है सी से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ए पे, तो ये पुश करती है रेयर फ्रैक्शन को फॉरवर्ड, आगे की तरफ पुश करेगी, और एयर के जो लेयर्स होंगे स्ट्रिप के पास में अगेन पास करेंगे मेन पोजीशन से ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो देखो रेयर फ्रैक्शन जो बना था लो, तो वो रेयर फ्रैक्शन भी क्या हो गया, फिर धीरे से आगे पुश हो गया, और ये ओरिजिनल फिर अपने पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन देखो इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये तुम्हारा ए पोजीशन है, फिर
आगे की तरफ पुश हुआ तो ये बी पोजीशन पे गया, फिर बी से वापस मेन पोजीशन यानी ए पे आएगा, फिर ए से सी पे जाएगा, फिर सी से वापस ए पे जाएगा। तो फिर ये देखो सारा नॉर्मल पोजीशन पे हो गया। कंप्रेशन आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ रेयर फ्रैक्शन होता जा रहा है, क्योंकि ये जो आपका डिस्टर्बेंस है ये आगे को पुश करेगा, आगे की लेयर्स आपस में कॉम्प्रेस होंगे और पीछे रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। और फिर वापस इसके वाइब्रेशन की वजह से ये रेयर फ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, ये नॉर्मल अपना पोजीशन में, ये मीडियम के इलास्टिसिटी की वजह से ये जो पार्टिकल हैं या एयर के जो लेयर्स हैं वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका। तो ये शो करता है आपको कि कैसे साउंड ट्रेवल करता है किसी मीडियम में। जस्ट लाइक एयर का एक एग्जांपल लिया हमने, तो एयर में किस तरह से ये साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो अप टू हियर वी हैव टू राइट, ठीक है, मीडियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी गिवन है कि व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, जब साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में, पार्टिकल ऑफ द मीडियम या सोर्स या फिर डिस्टर्बेंस या फिर मीडियम ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव। तो अभी हमने इसका एक्सपेरिमेंट देखा 8th वाले में ही, तो एक्सप्लेन भी किया। तो आपको उससे ये पता चला कि सिर्फ जो डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस सिर्फ ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेम द 2 काइंड ऑफ वेव्स इन फॉर्म ऑफ विच साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम। 2 तरह के आपको वेव बताने हैं कि साउंड जिसमें मीडियम में किन 2 तरह के वेव्स के फॉर्म में जो है साउंड ट्रेवल करता है। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसको अभी आगे हम देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस कैन इट बी प्रोड्यूस्ड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है और ये किस मीडियम में प्रोड्यूस हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में, ठीक है। पेज नंबर 175 पे वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन पे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड में कि साउंड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें, उसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, एज वेल एज गैसेस में भी, ठीक है। तो ये जवाब मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। अभी दोनों देखा तो देखो दोनों का क्वेश्चन भी आ गया कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और किस मीडियम में ये होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, किस में प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स को। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 176 पे आपकी टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे टॉप में दिया हुआ है कि द वेव, वो वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि वो वेव जिसमें कि पार्टिकल ऑफ मीडियम अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है प्रोपगेशन में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलरली जो है अप एंड डाउन करेंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहीं तक लिखना, ट्रांसवर्स वेव तक। और इसके लिखा हुआ है कि ये प्रोड्यूस हो सकते हैं इन सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं इनसाइड लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये अप एंड डाउन जाएगा, ठीक है। ये तो अप एंड डाउन जा रहा है ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडनल वाला कैसा जा रहा था, आगे पीछे जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वेव्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 13। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म्स कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन रिलेशन टू अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने लिख रखा है अलग से कि एक कंप्रेशन वो होता है इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पार्ट होता है जिसमें इन विच जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो क्लोजर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक, देन दे नॉर्मली आर। नॉर्मली जिस तरह से होते हैं उससे वो जो है आपस में बिल्कुल
करीब हुआ करते हैं एंड देयर इज अ मोमेंट्री रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, और मीडियम के वॉल्यूम में थोड़ा सा मोमेंट्री क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो ये रहा आपका कंप्रेशन, ठीक है, जब लेयर्स करीब आ गई थी। और रेयर फ्रैक्शन तो दिख रहा होगा, ज़्यादा गैप हो गया, तो रेयर फ्रैक्शन भी देख लो। अ रेयर फ्रैक्शन इज दैट पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फार्दर अपार्ट देन नॉर्मल, यानी कि वो ज़्यादा अपार्ट रहते हैं एक दूसरे से नॉर्मल से, एंड देयर इज अ मोमेंट्री इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। और देखा होगा कि रेयर फ्रैक्शन में गैप ज़्यादा हो जाता है तो जो है उनके बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मीडियम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है आपके कि एक्सप्लेन द टर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ इन रिलेशन टू अ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव के रिलेशन में आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ को डिफाइन करना है। पेज नंबर 176 पे आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। आंसर नंबर कौन सा है आपका, ये 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा हुआ है कि अ ट्रांसवर्स वेव इज कंपोज्ड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको नहीं लिखो। तो यहाँ से है कि द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ क्रेस्ट वाइल द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ ट्रफ, ठीक है। तो अपवर्ड का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये ऊपर वाला क्रेस्ट है, और फिर जो डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रफ बोलेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वो ट्रफ है, और ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम जा रहा है वो आपका क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इन वेव मोशन ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बट पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट लीव देयर पोजीशन। एक एक्सपेरिमेंट बताना है वेव मोशन का कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो अपना पोजीशन लीव नहीं करते। पेज नंबर 176 पे मिलेगा ये आपको। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 176 पे आंसर नंबर 15। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम ड्रॉप करते हैं एक पीस ऑफ स्टोन वाटर के अंदर, पॉन्ड में, पानी में, तालाब में डाला, हम लोगों को साउंड सुनाई देगा जब स्टोन स्ट्राइक करेगा वाटर के सरफेस को, वो सुनाई देता है। एक्चुअली डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है वाटर के अंदर जहाँ पे आपने स्टोन फेंका हुआ है, और ये डिस्टरबेंस जो होता है चारों तरफ सारी दिशाओं में और सारे डायरेक्शन में जो है कि सर्कुलर वेव की तरह जो है आपको दिखाई देगा, और ये हम लोगों ने कई बार करके देखा है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, नाउ इफ वी प्लेस अ पीस ऑफ कॉर्क ऑन द वाटर सरफेस, अगर एक कॉर्क का टुकड़ा यहाँ पे हम लोग रख देते हैं वाटर के सरफेस पे, ठीक है, एट सम डिस्टेंस, जो कि दूर हो, जहाँ पे आपने स्ट्राइक करवाया है वहां से थोड़ी दूरी पे आप कॉर्क का एक टुकड़ा रख दो, हम नोटिस करेंगे कि जो कॉर्क का एक टुकड़ा है वो मूव नहीं करता अहेड, आगे नहीं जाता है, लेकिन ऊपर नीचे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। वाइल द वेव मूव अहेड, और ये जो लहरें उठती हैं ना, लहरें आगे चली जाती हैं लेकिन कॉर्क वहीं ऊपर नीचे होता रहता है। तो रीज़न ये है कि पार्टिकल जो होते हैं वाटर के वो स्टार्ट कर देते हैं वाइब्रेट करना अप एंड डाउन एट द पॉइंट वेयर द स्टोन स्ट्राइक, जहाँ पे स्टोन आपने स्ट्राइक करवाया है वहाँ से जो है पार्टिकल वाटर के वाइब्रेट करना शुरू कर दिए, और पार्टिकल क्या करते हैं उस समय ट्रांसफर करते हैं एनर्जी अपने पास वाले पार्टिकल को, एंड दे देमसेल्फ कम बैक टू देयर मीन पोजीशन, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू रहता है, और जो डिस्टरबेंस रहता है वो आगे बढ़ता चला जाता है वाटर के सरफेस पे इन फॉर्म ऑफ वेव्स, और वो लहरें आप देखोगे दूर तक बिल्कुल जाएंगी, ठीक है, और आगे जाते जाते मध्यम होती जाती हैं तो लहरें दूर तक जाएंगी। तो ये रहा कॉर्क, ये अप एंड डाउन होगा, लेकिन देखोगे ये डिस्टरबेंसेस आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पीस ऑफ स्टोन डाला तो ये आपका लहर जो उठ रही है, ये लहर क्या करेगी, कॉर्क को अप एंड डाउन लेके जाएगी, लेकिन कॉर्क अपनी पोजीशन पे रहेगी, ठीक।
तो इससे प्रूफ होता है, इट प्रूव्स दैट इन वेव मोशन में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, की एनर्जी ट्रांसफर तो होती है बट द पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव अहेड, कि जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो आगे नहीं जाते, बस जो है डिस्टरबेंस आगे जाता है और जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर्ड होती है अपने एक पार्टिकल से नेबरिंग पार्टिकल को। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिफाइन द टर्म एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, राइट द एसआई यूनिट। एम्पलीट्यूड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, स्टेटेड एसआई यूनिट, और इसके बाद हाउ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रिलेटेड टू इट्स पीरियड, ये भी है तो यहाँ पे रिलेशन भी दिया है। फिर इसके बाद एक और है कि डिफाइन द टर्म वेव वेलोसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो ये आपको मैंने तीनों आंसर्स, चारों क्वेश्चन इसलिए पढ़े क्योंकि ये चार के चारों क्वेश्चन 16 से लेकर 19 तक आपको दिया हुआ है पेज नंबर 176 और 177 पे। तो 176 पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एम्पलीट्यूड। जब कोई वेव पास करता है एक मीडियम में तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का मीडियम में ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का जो है वेव पास करता है जब, व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, मीडियम के पार्टिकल का किसी भी साइड में ऑफ इट्स मीन पोजीशन, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहते हैं। और ये डिनोट होता है लेटर ए से, और इसका ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी था 17 नंबर में। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितना वाइब्रेशन मेड बाय अ पार्टिकल, पार्टिकल ने बनाया मीडियम के 1 सेकेंड में, उसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहते हैं। और ये सेम होता है एज नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है, किसी एक पॉइंट पे जितना वेव पास करेगा 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ रिलेशन पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 में, तो ये रिलेशन क्या है, F = 1/T, ठीक है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अब इसके बाद था वेव वेलोसिटी, था क्वेश्चन नंबर 19 में। तो वेव वेलोसिटी भी यहाँ देख लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया किसी एक वेव ने 1 सेकेंड के अंदर, उसी को कहते हैं वेव वेलोसिटी या फिर वेव स्पीड। और ये वो स्पीड होती है जिसके साथ एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बाय वेव मोशन। वेव मोशन के द्वारा इसी स्पीड के साथ एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग लेटर V से, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, वेव वेलोसिटी भी हो गया, सारा हो गया। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है कि ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ वेव एंड शो ऑन इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है एक वेव का, और उस पर दिखाना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वेव का। पेज नंबर 177 पे देखते हैं हम। पेज नंबर 177, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये रहा आपका डायग्राम। ये ए से डिनोट होता है एम्पलीट्यूड, और ये टी से डिनोट होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। और लिखना होगा तो यहाँ तक लिख लेना कि फिगर जो है, सिर्फ फिगर, ये 8.8 नहीं लिखना, ये फिगर तो आप ड्रॉ करोगे कि ये शो करता है वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ एक पार्टिकल के लिए किसी एक मीडियम के एट ए गिवन पोजीशन, किसी एक गिवन पोजीशन पे ये पोजीशन दिया हुआ है, तो ये ऊपर जितना जा रहा है यही है आपका एम्पलीट्यूड। और जब वेव प्रोपेगेट करता है इस मीडियम में, और इसी को जो है कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और एम्पलीट्यूड ए से डिनोट किया गया है और टाइम पीरियड टी से डिनोट किया गया है। बस इतना इन्फॉर्मेशन लिखना है आपको। डायग्राम बना ही दिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बनाना है वेव का, और मार्क करना है उसके ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बाय द लेटर ए और वेव लेंथ ऑफ वेव बाय लेटर लैम्डा, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बनाना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम था, अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बनाइए वेव का, और मार्क करिए उसके ऊपर एम्पलीट्यूड ए से और वेवलेंथ लैम्डा से। तो सेम पेज पे आते हैं 177 पे ही। 177 पे देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो यही वो डायग्राम है जिस डायग्राम में आप देख सकते हो कि दो
क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं और ये लैम्डा से डिनोट होता है। और एम्पलीट्यूड तो अभी आप पीछे क्वेश्चन में कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेना इन्फॉर्मेशन कि ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ट्रांसवर्स वेव का किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल का होता है वो डिनोट किया गया है ए से और वेवलेंथ डिनोट किया गया है लैम्डा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि स्टेट टू प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। तो ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा इनर्शिया भी था ना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास इन गैसेस, सॉरी पहले गैसेस है फिर सॉलिड है फिर लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा जो है कि स्पीड ऑफ साउंड किस में होगा, सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैसेस में। तो देखो सबसे कम गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, क्योंकि डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी स्पीड और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। स्टेट करना है स्पीड ऑफ लाइट और साउंड। तो लाइट की स्पीड तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे एयर में 330 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है आपको, अप्रोक्सीमेटली कंपेयर करना है आपको स्पीड साउंड का एयर में, वाटर में और स्टील में, ठीक है। तो आपको पता है एयर, वाटर और स्टील, इन तीनों में आपको करना है कंपेयर। तो एयर का आपको पता है 330, अभी हमने रीड किया। दूसरा है वाटर के अंदर 1450 और स्टील के अंदर है 5100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आप रेशियो निकालोगे, पहले 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से जाएगा ये 3 टाइम में और 11 1 जा 11 और इसके बाद 35 आएगा। तो अप्रॉक्स 14 के करीब आ रहा है, ठीक है, 14 के करीब आ रहा है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। और इसके बाद 510 है, तो इसको भी 11 से अगर डिवाइड करें तो 11 जो है कि ठीक है, देख लेते हैं अभी 11 4 जा 44 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो कितना आपके पास बचा 7, ठीक है। तो 70, तो 5100 आ रहा है। तो इसको कुछ ऐसा करें कि ये बिल्कुल डिवाइड हो जाए, 11 3 जा अब 14 आ गया और यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के बाद आ रहा है 70, 11 6 जा यानी कि 46 के करीब आएगा, ठीक है, 46 के करीब आएगा। अभी ऐसे ही रफ में ले रहे हैं। फिर 3 1 जा, फिर 3 4 जा 12, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 टाइम्स में। तो अप्रॉक्स वही आएगा 1:4:15। ये आपके में भी आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिया है, लेकिन ये आएगा बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको रेशियो जो है इसके स्पीड ऑफ साउंड जो है इसी तरह से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप इनका कंपैरिजन करोगे तो 1:4:15 आएगा, ये 1:4:15। तो ये लमसम में ही आएगा, ठीक है। अभी इसको पूरा कैलकुलेट करना और फिर डेसिमल लेके करना ज़्यादा लेंदी होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं सकते, लेकिन आप रफली भी देखो तो ये आपका 1:4:15 ही आएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि आंसर करना है फॉलोइंग, कैन साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम। तो नहीं भाई, नहीं ट्रेवल कर सकता। हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन डिफरेंट मीडिया। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होता है सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में कुछ से कम होता है और सबसे कम होता है स्पीड गैसेस में। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि फ्लैश जो होता है लाइटनिंग का वो पहले पहुंचता है थंडर के साउंड से। तो इसका हमको पता है मेन रीज़न कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है फास्टर देन द साउंड। तो लाइट जो है ज़्यादा फास्टर जाती है साउंड से, इसीलिए हमको पहले लाइट दिखाई देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ़ यू प्लेस योर ईयर क्लोज टू एन आयरन रेलिंग, अगर आप अपना कान आयरन रेलिंग पे रखते हो विच इज टैप्ड सम डिस्टेंस अवे, जो कुछ दूर पे टैप किया हुआ है, आपको सुनाई देता है साउंड ट्वाइस, एक्सप्लेन वाई। तो देखो अगर मैंने अपना कान रखा हुआ है तो सबसे पहले तो जो है कि आयरन में से जो आवाज़ आ रही होगी वो सुनाई देगी, ठीक है। साउंड ट्रेवल करेगी जो आयरन में तो वो फास्टर सुनाई देगी, तो वो पहले सुनाई देगी। तो पहले वो साउंड सुनाई देती है थ्रू आयरन रेल,
और उसके बाद एयर के थ्रू भी वही साउंड ट्रेवल होके हमारे पास आती है, इसीलिए हम लोगों को साउंड कितनी बार सुनाई देती है? ट्वाइस, 2 बार सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द साउंड ऑफ एन explosion on the surface of a lake is heard by a boatman 100 मीटर अवे एंड by a diver 100 मीटर बिलो द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे सरफेस है और सरफेस पे यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, तो कोई यहाँ पे 100 मीटर अवे है और एक डाइवर है जो कि 100 मीटर नीचे है, ठीक है, सरफेस के ठीक नीचे है, ये लेक की बात कर रहा है। हु वुड हियर द साउंड फर्स्ट, बोटमैन और अ डाइवर? अब ये यहाँ पे बोटमैन है, अब ये बोटमैन ज़्यादा पहले साउंड सुनेगा या यहाँ पे डाइवर पहले सुनेगा? तो देखो ये एयर से आवाज़ होके जा रही है, ये क्या है? एयर, और एक्सप्लोजन का हुआ है सरफेस पे, तो वाटर के थ्रू पहले जाएगी ना। वाटर में स्पीड है 1450 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, और एयर में कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एयर में बाद में जाएगी, वाटर में पहले, तो पहले किसको सुनाई देगी? डाइवर को। फिर गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन सब पार्ट 1। तो ये हमने बता ही दिया कि साउंड ट्रेवल करेगी वाटर में ज़्यादा एयर से। तो कह रहा है कि साउंड टेक्स टाइम टी, अगर साउंड ने टाइम टी लिया रीच करने के लिए बोटमैन के पास, तो कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली वो लेगा डाइवर तक पहुंचने के लिए? अगर देखो, सबसे पहली बात, स्पीड है 330 और स्पीड है 1450, तो 330 और 1450 1:4 का रेशियो, 4 गुना है। तो अगर इसको जाने में टाइम टी लगा तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? t/4, ठीक है। यानी कि अगर इसको जाने में t सेकेंड लगा है तो इसको जाने में t/4 सेकेंड लगेगा, और t/4 यानी कि t इंटू 1/4 यानी कि 0.25 t, इतना टाइम लगेगा जो है डाइवर के पास साउंड को पहुंचने में, यानी कि 1/4 टाइम में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पूरा टोटल टी टाइम में पहुंचा तो 1/4 टाइम में डाइवर के पास आवाज़ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इफ एट ऑल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड को ये फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कोई इफेक्ट नहीं करता। टेम्परेचर ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के हिसाब से 0.6 मीटर पर सेकेंड पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इंक्रीज करता है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और मॉइस्चर जो एयर में रहते हैं उससे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर इन एयर की वजह से। हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद द चेंज इन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और साउंड वेव? तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के वजह से जो है कि कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा, और ना ही चेंज आएगा वेवलेंथ की वजह से। नेक्स्ट है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर? तो रीज़न इसका ये है कि ह्यूमिड एयर में जो है साउंड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डेंसिटी एयर की डिक्रीज कर जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर जितना बढ़ता चला जाएगा डेंसिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरी विद टेम्परेचर? तो ये अभी बताया ना, 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब करो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसको डिटरमाइन करने के लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और क्या अप्रॉक्सीमेशन आपने लिया है इस मेथड के लिए वो भी आपको डिस्क्राइब करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑलरेडी दिया है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि आपके लिए आसान ही है, सब कुछ दिया हुआ है। ये देखते हैं हम पेज नंबर 180 पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले 2 प्लेसेस चूज़ करेंगे A एंड B हाई एल्टीट्यूड पे, फेसिंग ईच अदर एट नोन डिस्टेंस, यानी एक दूसरे से नोन डिस्टेंस पे अपार्ट रहेंगे, यानी कि हम नाप लेंगे कि भाई 1 किलोमीटर दूर रहना है। ठीक, स्टिल एयर में, यानी आंधी तूफान ना चल रहा हो वरना डिस्टर्बेंस होगी। तो डिस्टेंस D नोट कर लिया गया 1 किलोमीटर, और ईच प्लेस पे एक ऑब्जर्वर रहेगा विथ अ गन एंड अ स्टॉप वॉच। गन लिया रहेगा और स्टॉप वॉच रहेगा उसके पास
फर्स्ट द ऑब्जर्वर एट प्लेस ए पे जो रहेगा वो गन को फायर करेगा और ऑब्जर्वर बी पे स्टार्ट करेगा स्टॉप वॉच तुरंत इमीडिएटली ऑन सीइंग द फ्लैश ऑफ फायर, क्योंकि फ्लैश ऑफ फायर तुरंत दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए तो फ्लैश देखते ही वो जो है अपना स्टॉप वॉच शुरू कर देगा, इंस्टेंट बिल्कुल तुरंत दिखाई देगा फ्लैश, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे ही उसने फ्लैश देखा गन का, तुरंत उसने अपना स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच एंड स्टॉप्स इट, और वो उसको बंद कर देगा जब वो हियर करेगा साउंड ऑफ फायर को। तो अब ए से बी तक जो आवाज़ पहुंची है उसके लिए उसने टाइम जो है नोट डाउन कर लिया। अब जो ऑब्जर्वर एट बी बाई हिज वॉच दस फाइंड द टाइम इंटरवल T1, तो वो ऑब्जर्वर जो होगा बी पे वो देख लेगा कि भाई T1 टाइम लगा साउंड को हमारे पास तक पहुंचने में, ए से बी तक, ठीक है, जहां से गन शॉट हुई वहां से मेरे तक पहुंचने में। अब जो ऑब्जर्वर रहेगा प्लेस बी पे वो फायर करेगा गन को। अब बी वाले के पास भी गन है, उसने भी फायर की गन को, और जो ऑब्जर्वर ए पे है उसके पास भी घड़ी है, तो अब उसने टाइम स्टार्ट किया फ्लैश को देखते ही, अपना टाइम स्टार्ट कर दिया स्टॉप वॉच का। और जब आवाज़ उसके पास पहुंची फ्लैश के साथ स्टार्ट किया और आवाज़ के साथ बंद कर दिया। जैसे ही उसके पास आवाज़ पहुंची तो उसने देखा टाइम 2। अब ये दोनों जो टाइम है ना उसको T1 + T2 अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है, तो एवरेज टाइम हो जाएगा। और दिस इज द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल द डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेसेस A एंड B। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे v = यानी वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। डिस्टेंस हमारा नोन था 1 किलोमीटर का, टाइम जो इन दोनों का स्टॉप वॉच से जो एवरेज आया होगा उसको ले लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे तो हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब इसमें हम नोट डाउन करेंगे जो हमारे जम्पशन वगैरह थे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग मेजर किए हैं इंटरवल 2 टाइम्स, टाइम इंटरवल को 2 बार। हम चाहते तो ए से बी पे जो टाइम निकला था उससे भी कर सकते थे, लेकिन बी टू ए भी जानने के लिए बी टू ए भी हमने क्या किया, बी के पास भी गन दी और उसने भी गन को शॉट किया, और हमने ए के पास भी स्टॉप वॉच दिया ताकि वो भी ऑब्जर्व कर सके कितना टाइम लग रहा है, ताकि हम लोग एरर जो आ सकता था उसको एलिमिनेट कर दिया, ताकि विंड वगैरह की वजह से जो एरर आता वो एलिमिनेट हो जाएगा और कम आएगा। हाउएवर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो डिटरमाइन होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल एरर भी हुआ करते हैं, भाई देर लग गई होगी स्टॉप वॉच में या फिर पहले दबा दिया होगा, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर जो है ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करेगा, और वेरिएशन हो सकता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में ही भी बिटवीन 2 प्लेसेस। तो इन सब की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो ये सारे जो है हम लोगों ने क्या लिए थे, अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ था, और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्दर अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूं, और जो भी कंप्लेन होती है आपको तो वो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करके आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, ताकि मैं वो सारे कंप्लेंट्स को रिसीव करूं और वो सारी खामियां जो हैं एलिमिनेट करने की, इरेडिकेट करने की मैं कोशिश करूं, ठीक है। तो आप जैसा बताओगे तो उस तरह से मैं कोशिश करूंगा, और मैं करूंगा कि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे उसमें एक एक पार्ट मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।